हेलो एंड वेलकम टू अ शो। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित, जो है सीनियर कंसल्टेंट एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट। Dr. Amit is certified from top institutions like RCP London and LSTM UK. Welcome, Dr. Amit. Thank you. Dr. Amit, आज हम बात करेंगे HIV के बारे में। सबसे पहले मैंने देखा है HIV के बारे में लोगों के दिमाग में, दिल में बहुत ज़्यादा डर होता है। तो एक्चुअली जो खतरा है हमें HIV से है या HIV के फोबिया से है? So HIV फोबिया या HIV का डर कहाँ से शुरू होता है? क्योंकि HIV होने से सब लोगों को ये लगता है अब तो ये डेथ सेंटेंस है। HIV हो गया तो इसका मतलब अब इसका इलाज नहीं है, अब तो डेथ होनी है। दिस इज़ नंबर वन। सेकेंड, HIV के साथ हमेशा एक लिंक्ड किया जाता है कि या तो कोई गंदा काम किया है, ऐसे करके समझा जाता है। बट देर आर डिफरेंट अदर वेज जहाँ से HIV हो सकता है, ये भी समझने की ज़रूरत है। और तीसरा ये जो एज अ प्रैक्टिशनर जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि अगर किसी का कोई ऐसा अनवांटेड एक्सपोजर हो गया जिससे उनको लगता है कि HIV हो सकता है, होता क्या है कई सालों तक वो लोग टेस्ट कराते रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फोबिया। तो सही डायग्नोसिस क्या है, सही टाइम क्या है, क्या क्या रूट्स हैं, वो अगर हम नहीं समझाएंगे तब तक ये हमेशा, और सही ट्रीटमेंट भी HIV का पॉसिबल है जिसमें डेथ नहीं होती। इफ़ वी डू एवरीथिंग काइंड ऑफ टुगेदर, बहुत हद तक हम फोबिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी को एक्सपोजर हुआ है तो उसका टेस्ट कराने का सही टाइम क्या होता है? सो पहला, एक्सपोजर क्या होता है ना, लोगों को ये समझना है। सो एक्सपोजर का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा एक्सपोजर या कोई भी ऐसा रिस्क जिसकी वजह से HIV होने की संभावना हो सकती है। उसमें वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो सकता है, ओरल सेक्स के थ्रू हो सकता है, नीडल्स एक्सचेंज भी हो सकता है, मदर से बेबी को भी HIV ट्रांसमिट होता है। ठीक है। सो अगर किसी भी तरह का एक ऐसा एक्सपोजर है, अब इंसान को ये समझना है कि मुझे राइट टेस्ट कब कराना है। करेक्ट। सो जो गाइडलाइंस कहती हैं, जो गाइडलाइंस ये बोलती हैं कि आप 10 से 14 दिन में एक PCR टेस्टिंग होता है, उसमें हम वायरल लोड क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव टेस्टिंग करते हैं, मतलब येस और नो पता चलेगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग टू अपीयर। यूजुअली जैसे ही HIV आपके शरीर में गया तो उसके बाद क्या करता है, वायरस का रेप्लिकेशन शुरू होता है। सो वायरस का रेप्लिकेशन का मतलब है हम उसका वायरल लोड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, पहला। और दूसरा, साथ में जब HIV वायरस शरीर में एंटर करता है, सो किसी भी फॉरेन बॉडी में एक एंटीजन होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। सो जो बेसिक टेस्ट होते हैं किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, एंटीजन डिटेक्शन या एंटीबॉडी डिटेक्शन। HIV में खासकर एंटीजन, एंटीबॉडी, और साथ में हम वायरल लोड का डिटेक्शन भी करते हैं। सो अगर हम टाइमलाइंस की बात करते हैं तो टाइमलाइंस में सबसे पहला जो अपीयर होता है वो वायरल लोड है, तो उसको हम 10 से 14 दिन पे कर सकते हैं। फिर द सेकेंड थिंग विच अपीयर्स इज एंटीजन। P24 एक कोर एंटीजन होता है HIV का, वायरस का, उसको डिटेक्ट किया जाता है और उसके साथ में ही एंटीबॉडीज़ भी डिटेक्ट की जाती हैं। इस टेस्ट को हम यूजुअली 4th जनरेशन डुओ या कॉम्बो टेस्ट बोलते हैं, जो टिपिकली 18 to 45 डेज़ के टाइम पर किया जाता है। एंड द लास्ट, उसके बाद में जो टेस्ट किया जाता है, इसके बाद में एंटीबॉडीज़ डिटेक्शन आ जाती है। अब ये सब का रिलेशन है विंडो पीरियड से। विंडो पीरियड टिपिकली 90 डेज़ के लिए बोला जाता है। सो आपने सबसे पहले PCR टेस्टिंग की, उसके बाद P24 एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन, डुओ, कॉम्बो या 4th जनरेशन टेस्ट किया, एंड द लास्ट कम्स ELISA एंटीबॉडी टेस्ट। तो 90 डेज़ तक अगर कोई भी टेस्ट नेगेटिव है तो हम उसको रिपीट करते हैं जब तक 90 डेज़ पूरे ना हो जाए, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ विंडो पीरियड ऑफ HIV। एज पर यू 90 डेज के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि HIV है या नहीं है? एग्जैक्टली। सो दैट इज़ व्हाट इज़ विंडो पीरियड। सो 90 डेज़ के बाद अगर टेस्ट नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है अब हमें रिपीट टेस्ट नहीं करना। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पर हम 90 डेज़ के बाद अनदर 3 मंथ्स के लिए टेस्ट करवाते हैं। दैट इज़, अगर किसी ने एक्सपोजर के बाद पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस नाम की एक दवाई होती है, वो खाई 28 दिन के लिए खुद को HIV से बचाने के लिए, उस केस में हम उसको बोलते हैं 6 महीने पर, मतलब इसके 90 डेज़ के 3 महीने बाद एक बार और टेस्ट कीजिए कंफर्मेशन के लिए। एंड सेकंड कंडीशन, अगर कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है, कि उसमें मतलब क्या होता है इसका, कि अगर हम पैप दे रहे हैं किसी को या हम बोल रहे हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है, इसका मतलब क्या है, शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो थोड़ी सी डिले हो गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिलेड सीरो कन्वर्जन। तो जिस भी कंडीशन में हमें डिलेड सीरो कन्वर्जन लगता है, उस केस में हम 6 महीने टोटल एक्सपोजर से 6 महीने बाद टेस्ट करा लेते हैं। एंड इफ दैट इज नेगेटिव, उसके बाद दोबारा कभी टेस्ट नहीं करना। लोग 6-6 साल तक टेस्ट कराते रहते हैं। दैट इज नॉट व्हाट वी शुड डू।
तो टोटल मिला के कितने टेस्ट करना ज़रूरी होता है? सो अगर 90 डेज़ के बाद कोई कर रहा है तो एक टेस्ट से ही कंफर्म हो जाएगा। अच्छा। अगर उसने पेप नहीं ली है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन नहीं है, अगर इन दोनों में से कुछ है तो 6 महीने के बाद एक टेस्ट कराना है। सिर्फ 500 रुपये का मुश्किल से किसी भी लैब में टेस्ट हो जाता है। HIV, एलाइजा, एंटीबॉडीज डिटेक्ट करनी है, ख़त्म। उसके अलावा कुछ नहीं करना। डॉक्टर, HIV से बचने का कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन या सॉलिड सोल्यूशन है? ओके, सो HIV से बचने के लिए सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। सो अगर किसके लिए है ये? अगर कोई भी एट रिस्क है, सो फॉर एग्जांपल सेक्स वर्कर्स, मान लीजिए कि कोई ऐसे पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं जहाँ पर हमें लगता है कि उनके HIV होने की संभावना ज़्यादा है, या नीडल एक्सचेंज करने वाले लोग हैं, या अगर आप किसी भी कारणवश, लेट्स से, सो वी आर नॉट जजिंग एनीवन, बट अगर कोई स्पा विजिट कर रहा है या किसी ऐसी जगह पे विजिट कर रहा है जहाँ उनको लगता है कि HIV खतरा हो सकता है, उन लोगों के लिए देयर इज़ अ मेडिसिन कॉल्ड एज प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। तो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? एक्सपोजर होने से पहले आप ले सकते हैं। अगर आप पहले लेते हैं तो आपके HIV होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। नाउ इन द कंट्री राइट नाउ वी हैव ओरल मेडिकेशंस एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लेनाकापाविर, जो HIV वैक्सीन के नाम से भी लोग उसे बोलने लग गए हैं, बट दिस इज़ नॉट HIV वैक्सीन। ये भी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस है, इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है। अगर आप साल में 2 बार लेते हैं तो रिसर्च सेज कि उसका 0 HIV इंसिडेंस अभी तक मिला। इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन विच इज़ गोइंग टू कम दिस ईयर होपफुली इन इंडिया। तो अगर ये आप साल में 2 बार ले लेते हैं, सो यू डू नॉट गेट HIV। दैट इज व्हाट इज प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। एक तरीके की प्रिवेंशन है ये। एग्जैक्टली जैसे हम वैक्सीन लगाते हैं तो एक तरह से ये भी है प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। सो दैट्स नंबर 1। सेकेंड, रेगुलर STI स्क्रीनिंग। और रेगुलर STI स्क्रीनिंग का ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? दैट इज़ अगेन ऑन द बेसिस ऑफ विंडो पीरियड। तो विंडो पीरियड के हिसाब से, क्योंकि विंडो पीरियड 90 डेज़ होता है, तो हम बोलते हैं हर 3 महीने में, अगर आप एट रिस्क हैं, हर 3 महीने में अपना टेस्ट कराइए। सो अगर आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो आप जल्दी इलाज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रिवेंशन, नो, क्योंकि राइट टाइम पर ट्रीटमेंट शुरू करना इज़ ऑल्सो अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर द कम्युनिटी। तो ट्रीटमेंट एज प्रिवेंशन करके भी एक प्रोसीजर होता है जो हम करते हैं। सर, प्री एक्सपोजर के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? सो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दवाई है, कोई भी दवाई लोगे वो आपके लिवर किडनी में थोड़ा बहुत फ़र्क डालेगी। इसीलिए जब भी हम प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस किसी को देते हैं, हम उसके बेसिक एक इन्वेस्टिगेशन पहले करते हैं। और जब वो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पे अगर लगातार कोई चल रहा है तो उसकी रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं जस्ट टू चेक द साइड इफ़ेक्ट्स। सर, HIV से बचने के लिए कोई वैक्सीनेशन या सॉलिड क्योर कोई है? HIV से बचने के लिए एक दवाई होती है जिसको हम बोलते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। अभी जो देश में अवेलेबल है वो ओरल टैबलेट्स के फॉर्मेट में है। अभी जो आने वाला है वो लेनाकापाविर नाम से है, जो इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है। सो अगर सही टाइम पर अगर ये मेडिसिन ली जाए, रेगुलर टेस्टिंग भी कराई जाती है ताकि साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो अगर सही टाइम पर ये मेडिसिन ली जाए तो बहुत हद तक ये हाईली एफिकेशियस है और आपको HIV होने से बचा सकती है। बट रिमेंबर, प्रेप कभी भी HIV को बचाती है, STIs को नहीं बचाती। ठीक है सर, HIV और STI के बीच में थोड़ा सा क्लैरिटी डिफरेंस। देखो, STI की फुल फॉर्म क्या है? सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सो कोई भी इन्फेक्शन जो सेक्शुअल रूट से ट्रांसमिट होता है उसको STI बोलते हैं। HIV इज़ ऑल्सो वन ऑफ द STI। ठीक है, नाउ STIs में बड़े सारे अलग अलग बीमारियां भी हैं अदर देन HIV। सो उसमें गोनोरिया भी है, क्लमाइडिया भी है, सिफिलिस भी है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ डिजीजेस जो हेपेटाइटिस फॉर एग्जांपल, लोगों को नहीं पता होता, हेपेटाइटिस B और C दोनों सेक्शुअली रूट से ट्रांसमिट होती हैं। सो जो भी बीमारी सेक्शुअल रूट से ट्रांसमिट होगी उसको हम STI बोलते हैं। HIV इज़ ऑल्सो वन ऑफ द STI। अगर किसी को HIV पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इंसान का? जैसे ही HIV डिटेक्ट हुआ किसी को, सबसे पहला काम होता है, इसको हम बोलते हैं रैपिड इनिशिएशन ऑफ HRT। आज से बहुत सालों पहले क्या होता था कि कुछ वेट किया जाता था। CD4 काउंट, मैं बताऊंगा CD4 काउंट क्या होते हैं। CD4 काउंट के हिसाब से डिसाइड किया जाता था कब उसका इलाज होगा। बट अभी जो रूल कहता है, इमीडिएटली डे 1 आपको HIV ट्रीटमेंट शुरू कर देना होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर ओनली 2 और 3 कंडीशंस जहाँ पर हम इमीडिएटली HIV का ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते हैं। वो क्या है? अगर किसी की सिचुएशन स्टेबल नहीं है, मतलब उसको बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ होती हैं जिसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं। तो अगर किसी को इतने अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन सीवियर स्टेज में है, उस स्टेज में हम पहले उन OIs को स्टेबल करते हैं, फिर HIV का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और किसी को पता कैसे चलेगा कि अभी मेरे को टेस्ट करा लेने चाहिए?
कोई सिम्टम्स, कोई साइन? ओके, देखिए HIV के साथ एक ये प्रॉब्लम है कि कुछ कुछ केसेस में 5 से 10 साल तक लग जाते हैं फ्रैंक सिम्टम्स आने में, ठीक है। सो अभी समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपको एक्सपोजर हुआ और आपने टेस्ट नहीं कराया, कैसे पता चलेगा? तो अर्ली स्टेज जो होती है, जो जनरली 1 से 2 महीने में आती है, उस स्टेज में यूजुअली वायरल फीवर की तरह सिम्टम्स होते हैं। फीवर आ सकता है, रैशेस हो सकते हैं, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो सकती है। सो देर आर वेरी बेसिक, जो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट? अगर किसी की हिस्ट्री है एट रिस्क पॉपुलेशन, या कोई ऐसी हिस्ट्री है जिससे आपको लगता है HIV हो सकता है और उसके बाद ये सिम्टम आए हैं, तो इसका मतलब हमें जल्दी से टेस्ट करा लेना चाहिए। मान लीजिए किसी ने टेस्ट नहीं कराया, अब क्या होगा? वो इनिशियल जो स्टेज थी वो चली गई, उसके बाद कुछ कुछ लोगों में इट कैन टेक नंबर ऑफ ईयर्स टू हैव फ्रैंक सिम्टम्स। उसमें क्या होता है? मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार हो सकता है, सीवियर निमोनिया हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। सो ये जो बड़ी वाली बीमारियां होती हैं, ये सारे क्या हैं? ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं। मतलब कि आपके शरीर में यूजुअली इम्यूनिटी की कुछ सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं CD4 सेल्स। CD4 सेल, CD8 सेल्स होती हैं जो किसी भी तरह की फॉरेन बॉडी से लड़ती हैं। तो जब HIV की एंट्री हुई तो CD4 CD8 सेल्स ने लड़ना शुरू किया। तो कुछ टाइम बाद होता क्या है कि जब वो CD4 सेल्स आपकी कम होने लग जाएंगी, तो जो बाकी के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो इतने हावी हो जाएंगे कि तब जाके आपको पता चलेगा अब मैं बीमार हूँ, तब जाके वो लोग हॉस्पिटल पहुँचेंगे, फिर टेस्ट कराएंगे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इनिशियली टेस्ट कराना चाहिए। अब ये जो CD4 सेल्स हैं, ये आपकी इम्यूनिटी डिसाइड करती हैं। तो जब ये CD4 सेल्स काफ़ी कम हो जाती हैं, लगभग 200 से अगर वो कम और हो जाएं, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन शरीर में आने लग जाते हैं। सो ये जो HIV है, HIV इज़ अ वायरस। अब ये HIV वायरस समझ लीजिए किसी के शरीर में आया, CD4 सेल्स लगातार कम होती चली गई। जब वो कम होती चली गई तो OIs आने लग गए। जब ये बहुत सारे OIs आ गए और CD4 सेल्स 200 से नीचे पहुंच गई, उस स्टेज में हम इसको बोलते हैं अब इसको एड्स हो गया। तो आपने कई बार सुना होगा कि HIV है और एड्स है, इसमें फ़र्क क्या है? यही है फ़र्क। HIV इज़ अ वायरस, मतलब इन्फेक्शन हो गया। अब उसके बाद शरीर में आया, उसने अपना काम शुरू किया और उसके बाद एक ऐसी स्टेज आई जहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो गए और CD4 सेल्स बहुत कम हो गई। उस स्टेज को हम बोलते हैं एड्स, विच इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब इम्यून डेफिशिएंसी हो गई, सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी बीमारियों का गुच्छा। तो ये मिलके एड्स बन गया। सो HIV टर्निंग इनटू एड्स इज दिस प्रोग्रेशन विच कैन टेक नंबर ऑफ ईयर्स। सो हमें क्या करना है कि अगर किसी को भी एक्सपोजर है या लगता है एट रिस्क है, टेस्ट कराओ। टेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू डायग्नोज इट अर्ली। सर, अगर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है या ट्रीटमेंट हो चुका है, उसके बावजूद भी एड्स होने की चांसेस होती हैं? ओके, सो एक नंबर बताता हूँ मैं आपको। हमारे देश में जो एंट्री होती है नेशनल प्रोग्राम में, ART सेंटर बोलते हैं जहाँ पर दवाई मिलती है, तो वो डेटा ये कहता है कि लगभग 1/3 मतलब 30% के करीब ऐसे लोग हैं जब वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उसका CD4 काउंट 200 से नीचे होता है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एडवांस HIV डिजीज़। अब अगर कोई शुरुआत में ही शुरू कर रहा है लेट, तब डेफिनेटली वो ऑलरेडी उस स्टेज पे पहुंच चुका है। दैट्स नंबर 1। सेकंड, अगर किसी का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, सो अभी जो नेशनल प्रोग्राम या प्राइवेट फिजिशियन जो हम लोग देते हैं, अभी दवाइयाँ जो फर्स्ट लाइन में जो हम शुरू करते हैं, दीज आर वेरी हाईली एफिकेशियस मेडिसिन्स। तो यूजुअली ये बहुत जल्दी ही वायरस को रेप्लिकेशन को रोक देती हैं और आपका CD4 काउंट अगर इनिशियली अच्छा है तो टिपिकली प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो 3 से 6 महीने का जो स्टेज होता है, जिसमें कुछ कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं मेडिसिन के, कभी कभी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, तो वायरस का जो एग्जामिनेशन होता है, वायरल लोड जिसे हम बोलते हैं, वो हमें रेगुलरली टेस्ट करना होता है। अगर हम रेगुलरली वायरल लोड टेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि वायरोलॉजिकल अगर फेलियर हो गया तो कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, उसको इमीडिएटली हम चेंज करते हैं। तो वायरोलॉजिकल फेलियर अगर किसी को है और वो मेडिसिन काम नहीं कर रही और वो इंसान उसी दवाई पर लगातार चल रहा है, तो उस स्टेज में क्या होगा, उसका CD4 काउंट दोबारा से कम होने लग जाएगा एंड दैट पर्सन कैन गो इनटू अ सीवियर स्टेज। सो ये दवाई अगर सब टाइम पे ले रहे हैं, साइड इफेक्ट की मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है, रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं, वायरोलॉजिकल फेलियर को टाइमली डिटेक्ट कर रहे हैं, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कोई भी उस स्टेज पर नहीं जाएगा। आपके हिसाब से जिसको HIV है वो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर सकता है? 100%। एंड दिस इज़ वेयर वी स्टार्टेड नो, कि HIV फोबिया क्या है, यही तोड़ना है हमें। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपको एक दवाई है जो टाइम से खानी है, नंबर 1, रेगुलर टेस्टिंग करानी है। तीसरा,
आपको अपनी इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन के ऊपर खासा ध्यान रखना है। लोग क्या करते हैं कि अभी आजकल देखिए, नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग। जो आज से 20 साल पहले होता था वो ये होता था कि HIV हो गया अब तो डेथ सेंटेंस है। अब वो बात नहीं करते हम, अब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर बात करते हैं। तो अगर HIV हो गया, इट्स ओके, आई मीन विल स्टार्ट द राइट मेडिसिन फॉर यू, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग रन में अब क्या हम डिस्कशन कर रहे हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बिकॉज पीपल आर लिविंग लॉन्गर, हेल्दी लाइफ, नॉर्मल लाइफ, तो बाकी बीमारियां भी अब होनी शुरू होंगी। सो नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग, वी आर गोइंग टुवर्ड्स कि आपको जब 40-50 साल के आप हो गए उस वक्त आपको क्या क्या बीमारी से बचाना है। सो वी डू नॉट, मैं पर्सनली मैं बात ही नहीं करता आपको कि अभी आपको कुछ हो जाएगा, बिकॉज नथिंग विल हैपन, वी कैन अश्योर, बट मेक श्योर दैट जो हम बातें कर रहे हैं वो सारी फॉलो की जाए। अगर किसी इंसान को HIV है और वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, कुछ बेसिक प्रिकॉशंस जो उसको लेने चाहिए? टाइम पे दवाई खाइए, रेगुलर टेस्टिंग कराइए। अभी अगर आप स्टेबल हो, स्टेबल का मतलब क्या होता है, वायरोलॉजिकल आपका बिल्कुल भी नहीं दिखता लैब में, मतलब इसको हम बोलते हैं टारगेट नॉट डिटेक्टेड, एक डेफिनेशन होती है। सो आपके ब्लड में वो नहीं है वायरस, आप रेगुलरली दवाई खा रहे हैं, साल में एक बार आप अपना इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं जो भी नॉर्मल है, ख़त्म, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको अपने साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए क्या क्या ध्यान देना है वो उस पर ज़रूरी है। उसके लिए मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए, आप न्यूट्रिशन का ध्यान दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए ताकि बोन हेल्थ इंप्रूव हो। अगर आपकी जो रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस हैं, अगर उसमें हमें ब्लड रिपोर्ट में कुछ मिला वो बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल मिस दैट कि वो हम ART साइड इफ़ेक्ट्स में हम समझेंगे कि किस जगह पर हमें क्या क्या ध्यान देना होता है। तो डॉक्टर, मुझे अभी तक ये समझ आया है कि HIV से डरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिवेंशन इज़ द मेन थिंग। एंड अगर किसी को HIV पॉजिटिव हो भी गया है तो टेस्ट एंड मेडिकेशंस से सब कुछ क्योर हो सकता है। एग्जैक्टली। सर, आप CD4 सेल्स के बारे में कुछ हमें बता रहे थे। CD4 सेल्स क्या होते हैं और उनकी क्या वैल्यू है HIV टेस्ट्स में? ओके, देखिए CD4 सेल्स आपकी बेसिक इम्यून सेल्स हैं, ठीक है। अब अगर किसी ने, हमने बेसलाइन जिसको हम टेस्ट बोलते हैं, जब शुरुआत कर रहे होते हैं किसी के इलाज का तो उसको सबसे पहले हम टेस्ट कराते हैं। तो अगर किसी का CD4 काउंट कम है, अब वो कितना कम है ना, तो यूजुअली अगर वो 350 से कम होता है तो उस कंडीशन में हम एक दवाई ऐड करते हैं जिसको हम प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं। सेप्ट्रान नाम की एक दवाई होती है। वो किस लिए होती है? वो इसलिए होती है कि आपको जो होने वाले अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है उससे हम आपको बचा सकते हैं। इससे प्रोफिलैक्सिस, जैसे मान लीजिए डॉग बाइट हुआ, हम क्या करते हैं, रेबीज़ वैक्सीन लगाए, ऐसा तो नहीं है कि रेबीज़ होने वाला है। सिमिलरली प्रोफिलैक्सिस इसीलिए देते हैं ताकि आपको OI से बचा दे, TB, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, टॉक्सोप्लाज्मा, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइज है, तो ये दवाई उसको बचाती है। बट रिमेंबर कि अगर 350 से कम है तो वो कब तक खानी है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि जब तक आपका CD4 काउंट 350 से ऊपर ना हो जाए, एटलीस्ट 2 बार 6 महीने के गैप पर, वो भी असेंडिंग ट्रेंड में, मतलब कि अगर एक बार 380 है, दूसरी बार 370 है तो वो 350 से ऊपर बंद नहीं करेंगे, 380 से ऊपर होना चाहिए 6 महीने के बाद। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मिस कर देते हैं। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, यूजुअली ऐसी कि ये वाले पॉइंट पर वो मिस कर जाते हैं। सो दैट्स नंबर 1, इसीलिए CD4 काउंट की ज़रूरत होता है। दूसरा, अगर CD4 काउंट 200 से नीचे है तो इसका मतलब है कि आपके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, और इसीलिए हमें और खासा ध्यान देना होता है। हम उसमें OIs की स्क्रीनिंग करते हैं। स्पेसिफिकली OIs की स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि जब भी कोई डॉक्टर किसी को एग्जामिन करता है तो वो पता लगाने की कोशिश करता है कि TB है, मेनिंजाइटिस है या नहीं। अब इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे अभी याद आया। उसमें क्या होता है कि जब CD4 काउंट कम होता चला जाता है तो होता यह है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो आने कम हो जाते हैं। मतलब कि समझ लीजिए कि आपको फीवर हुआ। फीवर क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी उससे लड़ रही है। HIV में इम्यूनिटी इतनी कम होती है कि आपको सिम्टम्स नहीं दिखते, और ख़ासकर जब आपका CD4 काउंट 100 या 50 हो जाए तो वो सिम्टम नहीं दिखेंगे। मतलब होगा क्या, आपके अंदर वो OIs हैं बट वो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो उस कंडीशन में करते क्या है, हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं खासकर TB के लिए और मेनिंजाइटिस के लिए, जो हम स्पेसिफिकली करते हैं ये जानने के लिए कि बिना सिम्टम्स के भी हम वो पता लगा पाएँ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर वो हैं तो उनको बचाने के लिए दवाई दी जाती है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी। मतलब अगर किसी को
HIV है तो उसको हम हमेशा TPT देते हैं। TPT इज़ ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी, ताकि उसको TB ना हो, एंड दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो दिस इज नंबर 1। सो TPT हमने बात की, CPT जो अभी क्वार्टरमैक्सिजुअल प्रिवेंटिव थेरेपी है, सेप्ट्रॉन है, वो उसकी बात की, साथ में वैक्सीनेशन भी दी जाती है। सो बड़े सारे ये सब चीज़ें जब अगर हम साथ में करेंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट CD4 काउंट अच्छा होना शुरू होगा, ट्रीटमेंट का रिटेंशन अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और कितना CD4 काउंट होना हेल्दी माना जाता है? देखो, अगर हम जैसे किसी को अगर HIV नहीं है तो यूजुअली 500 से 1000 की रेंज हम देखते हैं CD4 काउंट की, बट हम साथ में CD4 काउंट के CD8 सेल्स भी देखते हैं, CD4 CD8 का रेशियो भी देखते हैं, CD4 सेल्स की परसेंटेज भी देखते हैं। तो यूजुअली CD4 के सेल्स की परसेंटेज 30% से कम HIV में देखी जाती है। सो इस तरह के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो एज अ डॉक्टर वी चेक। और जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होती हैं सबसे कॉमन कौन सी होती हैं? ओके, सो दुनिया में और इंडिया में दोनों में ही सबसे कॉमन OI है, वो है ट्यूबरकुलोसिस। ये मान के ये आपको हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इन इंडिया इज एक्सपोज टू ट्यूबरकुलोसिस, सबको। अभी क्या होता है, वो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस नाम का होता है, मतलब वो शरीर में पड़ा हुआ है बट TB की तरह फ्रैंक दिख नहीं रहा। और खासकर जब HIV हुआ तो हुआ क्या, इम्यूनिटी कम हो गई, सो चांसेस आपके TB होने के बढ़ गए। ठीक है, सो इसीलिए जो अभी मैंने बात की, इसीलिए TPT दिया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपीज फॉर दैट, बिकॉज चांसेस आपके TB के होने के बहुत ज़्यादा है। इसीलिए एक बार में वो दवाई ले लीजिए और वंस इन अ लाइफ टाइम, ताकि आपको TB ना हो, एंड दैट्स द मोस्ट कॉमन OI। उसके बाद क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस आता है, हर्पिस आता है, कैंडिडा आता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस विच कैन हैपन इफ योर इम्यूनिटी इज लो। अगर किसी को HIV है और उसको TB के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उसका तो ट्रीटमेंट थोड़े गलत तरीके से भी हो सकता है। देखिए, अगर आप समझिए कि मैंने जो शुरुआत में आपको बोला था, HIV का जब ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है उस वक्त अगर कोई OI होगा तो सबसे पहले हम उस OI को ट्रीट करते हैं। द रूल इज सिंपल, मतलब TB भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, टॉक्सोप्लाज्मा, कुछ भी हो, डायरिया हो सकता है। सो वी ट्राई टू सेटल दी OI फर्स्ट। और TB भी एक तरह से वैसे वो को इन्फेक्शन और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के बीच की कड़ी है। तो अगर TB हुआ किसी को तो हम पहले TB को ट्रीट करेंगे, फिर साथ में HIV की मेडिसिन शुरू करेंगे थोड़े टाइम बाद, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि अब उसका वो सेटल हो गए और वो उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, टॉलरेट कर पा रहे हैं उस ट्रीटमेंट को। तो अगर ऐसा होता है उस केस में हम TPT नहीं दे रहे। मतलब जो ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी है वो उन लोगों को दी जाती है जिनको एक्टिव TB नहीं है। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस थेरेपी वी हैव टू मेक श्योर देयर इज नो एक्टिव TB। कई बार लोग HIV और AIDS में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे थिंक कि दोनों सेम चीज़ें हैं। आपके क्या थॉट्स हैं डॉक्टर इस पे? सो HIV वायरस है, जैसे मैंने पहले भी बताया। वायरस आपके शरीर में आ गया, आपके शरीर में अब वो क्या करेगा, आपके अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करेगा। उसमें होगा क्या, आपकी जो CD4 जो इम्यून सेल्स हैं वो उसको लड़ेंगी, दोनों के बीच में फाइट चल रही है। ठीक है, अब जो जीतेगा, अगर हमारा इम्यून सेल्स हार गया तो HIV वो AIDS की तरफ चला जाएगा। एंड दिस इज़ फॉर दोज पीपल दोज आर नॉट टेकिंग ट्रीटमेंट। तो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो वायरस बढ़ता चला जाएगा, CD4 सेल्स कम होती चली जाएंगी, आपके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बढ़ते चले जाएंगे, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ AIDS। तो HIV हमारा वायरस है जिसकी वजह से हमें डिजीज़ हो सकती है AIDS। एग्जैक्टली। डॉक्टर, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को अपने से दूर रखने के लिए, उनसे बचने के लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से दूर रखना है, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखो। इम्यूनिटी कैसे ठीक होगी? CD4 सेल्स रेगुलर टाइम से दवाई खाइए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, और दूसरा रेगुलर स्क्रीनिंग ऑफ OI, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम OI से बचना तो चाहते हैं, बट होता क्या है, सो फॉर एग्जांपल मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आपको फीवर भी आया आप उसको लाइटली मत लीजिए, लेट द डॉक्टर डिसाइड। सो अगर वो फीवर है, वो साइन ट्यूबरकुलोसिस का भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी एक OI है। तो अगर कोई भी सिम्टम डेवलप होता है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसको एग्जामिन करने दीजिए, लेट द डॉक्टर डिसाइड ये वायरल फीवर है या किसी और तरह का। सो HIV में बस यही ध्यान रखना है, अगर आप टाइम से दवाई खाएं, अपनी इम्यूनिटी को अच्छी रखें, न्यूट्रिशन अच्छा रखें, एक्सरसाइज करें, और अगर रेगुलर OIs हैं, मतलब रेगुलर OIs की स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। कुछ भी सिम्टम है आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। एंड फिफ्थ, विच इज़ द मोस्ट हिडन और लोगों के बारे में जिसको पता नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि वैक्सीनेशन से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है।
ये इतना सीरियस इशू है सर, फिर भी कई लोगों में पहली बात तो वो डिस्कस नहीं करते हैं, और इतनी अनअवेयरनेस क्यों है इस टॉपिक में? यही तो, इसी को तो स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। एक कहानी है, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा। एक हॉस्पिटल था, बहुत सालों पहले मैंने काम शुरू किया था, तो डेडिकेटेड HIV हॉस्पिटल हमने बनाया, क्योंकि हम स्पेशली उनका इलाज करते थे। और उसी हॉस्पिटल के कुछ फेलो स्टाफ वगैरह होते थे, वो ये बोलते थे, सर आपके जो पेशेंट्स हैं ना, इनको इस रास्ते से मत भेजो, क्योंकि हो सकता है कि मेरे दूसरे पेशेंट्स में HIV फैल जाए, उड़ता हुआ जाएगा वायरस जैसे। सो ये देखो, डर HIV का इतने सालों से, ये सब HIV फोबिया से रिलेटेड है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक बार HIV आ गया तो अब तो ख़त्म हो गया। और दूसरा जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था, हमेशा HIV से यही लिंक किया जाता है कि कुछ ना कुछ इसने गलत काम किया है। तो जब वो, तो जिस इंसान को हुआ वो पहली बार डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता किसी को। डिस्क्लोज़ करेगा पेरेंट, अगर मान लीजिए अगर कोई कपल है और फॉर एनी रीज़न मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या सर्जरी के थ्रू किसी को वो इन्फेक्शन हो गया, तो सबसे पहले यही माना जाएगा कि उसने कुछ गलत काम किया है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, जो एक सोशल स्टिग्मा जो है ना इस बीमारी का, वो इतना बड़ा है, और उसी की वजह से ये सारा मतलब लोगों में डर है, छुप छुप के आते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग इलाज कराने एक सिटी से छोड़ के दूसरे सिटी जाते हैं, ताकि वो जो डॉक्टर है या जो वहाँ का स्टाफ है उसको ये ना पता चल जाए कि ये इसको HIV है, क्योंकि उसको ये डर लगता है पता चल गया तो सबको पता चल जाएगा। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वी हैव अ वर्टिकल प्रोग्राम इन इंडिया। मतलब नेशनल प्रोग्राम जो है कंट्री का ट्रीटमेंट का, जैसे आप किसी गांव में जाते हैं, आप देखेंगे वहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मतलब होता है कि आपको खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हुआ, आप वहाँ जाके दिखाएंगे, HIV नहीं दिखा सकते, उसके लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा। दिस इज़ वाई देयर इज़ अ वर्टिकल प्रोग्राम। वर्टिकल प्रोग्राम का कारण क्या था कि वर्टिकल प्रोग्राम से आप डेडिकेटेड अप्रोच लगा के आप उस बीमारी को कंट्रोल करते हैं। बट द रीज़न नाउ इज़ डिफरेंट। आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ स्टिग्मा। वो स्टिग्मा इतना बड़ा है कि उस गांव में अगर किसी को हो गया आप नहीं बता सकते। यू हैव टू ट्रैवल लाइक कहीं दूर जा। मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से, ऐसा नहीं उस जगह पर कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देता होगा, बट देयर इज स्टिग्मा। सो दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इज़ नॉट मतलब इतनी अवेलेबल नहीं है, सरकारी प्रोग्राम में नहीं है। आप अगर नेशनल प्रोग्राम में जाते हैं आरटी सेंटर में, वहाँ पर आपको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस नहीं मिलेगी। सो व्हेन द मेडिसिन इज़ नॉट अवेलेबल, तो आप कैसे उसको रोकोगे? तो प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है रेगुलर टेस्टिंग और प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो सबसे बड़ा मुद्दा सोशल स्टिग्मा। अब इसको कैसे कम किया जाए, वी डू नॉट नो। सरकार ने बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, बट स्टिल द स्टिग्मा इज़ देयर। कई लोगों को स्टिग्मा और फोबिया इसीलिए होता है कि उनको डर लगता है कि किसी को HIV पॉजिटिव है तो उनको ना हो जाए वो इफेक्ट। एग्जैक्टली, ये मैसेज हमें देना बहुत ज़रूरी है। छूने से HIV नहीं फैलता। बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं कि सर मेरे रूम में जो HIV का साथ वाला है उसको मच्छर काटा, मेरे को मच्छर काटा तो मेरे को आ जाएगा क्या HIV? नहीं होता। साथ में खाने से नहीं होता, हाथ मिलाने से नहीं होता, हग करने से नहीं होता। ऐसा होता तो फिर हम कोई भी पेशेंट का इलाज ही क्यों कर रहे होते, है ना? सो इन सब चीज़ों से HIV नहीं फैलता है, और ये लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि इसको छू लिया मैंने, मेरे को HIV हो गया। एंड आई डू नॉट नो हाउ, बट समथिंग हैज़ टू चेंज, क्योंकि दिस इज़ वाई देयर इज स्टिग्मा। ऐसे फैलेगा नहीं HIV। आपको राइट इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। किसी का जूठा खाने से HIV नहीं फैलता है। कई लोगों को ये भी लगता है कि सेम प्लेट में या सेम चम्मच नहीं शेयर करना चाहिए। सर, किसिंग के टाइम HIV फैलता है या नहीं फैलता है? ओके, सो देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि साथ में जैसे कोई एक फैमिली है, एक फैमिली का मेंबर है जिसका HIV हुआ, तो साथ में बैठने से, खाना खाने से, शेयरिंग करने से, कपड़े हगिंग करने से कुछ नहीं फैलेगा। दिस इज़ वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से उस पेशेंट को घर से बाहर कर दिया जाता है, और उसका स्टिग्मा तो वैसे ही बढ़ गया, मेंटल हेल्थ तो गई। तो इस सब कारणों की वजह से ही होता है कि वो अपना ट्रीटमेंट अच्छा नहीं चला पाता, क्योंकि जब उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली वो उसका एडरेंस अच्छा नहीं होगा दवाइयों का, और दवाइयाँ अगर टाइम से नहीं खाएगा उसको लगेगा कि जब मेरे को सबने छोड़ ही दिया तो मैं कैसे जीऊँ, है ना? नाउ वेदर, अब हमें ये समझना है कि ट्रांसमिशन किससे होता है, ठीक है? तो ट्रांसमिशन के जो रूट्स हैं, सेक्सुअल रूट है, सबको पता है। सेक्सुअल रूट एनल सेक्स, ओरल सेक्स और वेजाइनल सेक्स, तीनों से हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस एनल सेक्स से हैं, उसके बाद वेजाइनल सेक्स से, एंड देन कम्स ओरल सेक्स। ओरल सेक्स में होता क्या है कि अगर ओरल सेक्स में देयर इज चांस इज़ वेरी लो, बट इट्स नॉट 0.04% के करीब प्रोबेबिलिटी होती है। इट्स वेरी अनलाइकली, ठीक है? और दूसरा, उसके साथ में प्रोबेबिलिटी तब बढ़ जाती है जब
किसी को विजिबल सोर्स हैं, कट्स हैं, म्यूकोसा वगैरह रप्चर हो रखी है, उस वक्त आपके चांसेस होते हैं. सो किसिंग से HIV होता है यानी यही उसी का आंसर है. द आंसर इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि किसिंग से वो ब्लड जो फ्लूइड्स हैं वो एक्सचेंज नहीं हो रहे. बट इफ़ इट्स डीप किसिंग और लेट्स से द ब्लड इज़ गेटिंग मिक्सड और ऑल, उस सिचुएशन में थोड़ा सा ओरल सेक्स का चांस होता है HIV देने का. और सर सलाइवा एक्सचेंज से कुछ फैलता है ये? देखो, मैं जैसे बोला, ओरल सेक्स और सलाइवा एक्सचेंज द चांसेस आर मिनिमल, बहुत ही कम है. अगर विजिबल कट्स हैं, खून आ गया, एक्सचेंज हुआ, सो इसको क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है. बट अगर ये सब चीज़ें हैं तब थोड़ा सा रिस्क है, अदरवाइज द रिस्क इज़ नॉट देयर. अगर कोई पेशेंट है वो इन्फेक्टेड है और उसे घर से निकाल दिया है, हेल्पलेस है, तो उसको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, मेंटल हेल्थ HIV में अफेक्ट होती है, चाहे वो अच्छा ट्रीटमेंट ले रहा हो, अच्छी सिचुएशन में हो, या फिर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर उसे कोई ध्यान नहीं दे रहा. वैसे तो सरकारी गाइडलाइंस हैं, सरकारी नंबर है, देयर इज़ अ हेल्पलाइन ऑल्सो जहाँ पर आप बात कर सकते हैं, जा सकते हैं. बट आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसका आंसर शायद स्ट्रेट तो मेरे पास भी नहीं है. द आंसर इज़ कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, और उस डॉक्टर का रोल होता है फिर वो उसकी फैमिली को काउंसल करे, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन अगर हम राइट इन्फॉर्मेशन अगर फैमिली को दे देते हैं, सो होपफुली वो स्टिग्मा उस फैमिली के साथ नहीं रहेगा और वो उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे. सो दैट्स द थिंग वी शुड डू. सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो HIV से सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है? सो अभी अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी कब होती है उस पर डिफ़ाइन होता है. तो यूजुअली जो सबसे ज़्यादा जो हमने केसेस देखे या किसी भी प्रोग्राम में जो केसेस देखे जाते हैं वो यूजुअली 20 से 30-35 साल की उम्र होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं. डॉक्टर, इसकी वैक्सीनेशंस के बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए. वैक्सीन्स क्या होती हैं, आपको बीमारियों से बचाती हैं. ठीक है, सो HIV में चांसेस होते हैं कि आपको बीमारियां थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, तो वैक्सीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसमें क्या क्या वैक्सीन्स हैं यूजुअली मैं जिसको रिकमेंड करता हूँ. पहला HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत ही कॉमन कॉज है ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर, इनफैक्ट पेनाइल एंड सर्वाइकल कैंसर जो फीमेल्स में सबको पता होता है. सो उससे बचाने के लिए ये वैक्सीन देनी चाहिए, नंबर 1. सेकेंड, हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी को बचाने के लिए वैक्सीन दी जा सकती है. नंबर 3 शिंग्रेक्स होता है, जिसमें हर्पीस जोस्टर को बचाने के लिए वैक्सीन दी जाती है. नंबर 4 इज़ हेपेटाइटिस ए के लिए भी वैक्सीन दी जा सकती है. नंबर 5 इज़ PCV, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन बोलते हैं उसे, न्यूमोनिया से बचाती है. तो दीज आर टिपिकल 5 वैक्सीन विच आई यूजुअली रिकमेंड. इसके अलावा इन्फ्लुएंजा शॉट भी होते हैं. इन्फ्लुएंजा शॉट का मतलब क्या होता है, फ्लू शॉट जिसे बोलते हैं, फ्लू वायरस को बचाता है. तो ये टिपिकली विंटर सीजन से पहले वो दी जाती है. इस एनुअल काइंड ऑफ रोस्टर. सो अगर ये देखिए, वैक्सीन्स का रोल ये है कि आपको बीमारियों से बचाया जाए. बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि वैक्सीन से क्या ही करेंगे, बीमारी होगी तो उसे प्रिवेंट करेंगे. एंड दिस इज़ अ टिपिकल, जैसे होता है ना कि बाइक चलानी है, एक्सीडेंट हो गया तो देखा जाएगा हेलमेट क्यों लगाना है. सो इट्स अ सेम लॉजिक. सो वैक्सीन्स आर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट OIs. और सर, मेडिकेशंस की बात करें तो ART मेडिकेशंस क्या होती हैं? सो ART क्या है पहले ये देखते हैं. ART इज़ एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट. जो HIV है उसको मेडिकल टर्म्स में रेट्रोवायरस बोलते हैं. ठीक है, तो इसीलिए एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट बोला जाता है उसको. सो ART में यूजुअली जो अभी जो सबसे रिकमेंडेड जो दवाइयाँ हैं वो यूजुअली 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है. सो 3 दवाई कैसे चूज़ की जाती हैं? 3 दवाई ऐसे चूज़ की जाती हैं जो आपको सबसे कम टॉक्सिसिटी दें, सबसे ज़्यादा उनका बैरियर ऑफ रेजिस्टेंस हो, मतलब वो जल्दी से HIV वायरस के को मतलब म्यूटेट ना करने दें. तीसरा, हाईली एफिकेशियस हो, हाईली पोटेंट हो. तो ये सब, और सबसे कम उसके साइड इफ़ेक्ट्स हों. तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसको हम बोलते हैं जो आपकी फर्स्ट लाइन मेडिसिन है. तो टिपिकली ये चूज़ की जाती हैं. ठीक है, अब उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि एज क्या है आपकी. उसके अलावा ये भी देखा जाता है कॉन्कॉमिटेंट मेडिकेशंस आपकी क्या चल रही हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ में डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है, हाइपरटेंशन की मेडिसिन चल रही है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी चेक बिफोर वी सेलेक्ट दैट दिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू. एंड वी ऑल्सो नीड टू चेक आपकी जो दवाइयाँ जो चल रही हैं उससे आपकी दूसरी बीमारी की दवाइयों के साथ इफेक्ट ना हो. इज़ अ वंडरफुल काइंड ऑफ एग्जाम्पल आई विल गिव यू. डायबिटीज़ है, HIV है. होता क्या है कि जो डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको ये नहीं बताएंगे कि HIV है.
ठीक है। HIV का ट्रीटमेंट जिसके पास आएगा उसको ये नहीं बताएंगे आपको डायबिटीज़ है। एंड दिस इज़ वन थिंग विच आई कम अक्रॉस लाइक क्वाइट ऑफ्टन। तो हमारे एटलीस्ट व्हाट आई डू इज़ बिकॉज वी मेक श्योर दैट वी टेक केयर ऑफ ऑल द कंकमिटेंट मेडिकेशंस एट द सेम टाइम, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे सो अगर किसी की डायबिटीज़ की मेटफॉर्मिन जैसे बड़ी कॉमन दवाइयाँ हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेटफॉर्मिन पर हैं, अगर वो अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा वो दवाई ले रहे हैं HIV के साथ तो आपको टॉक्सिसिटी होगी। टॉक्सिसिटी होगा, दवाई छोड़ देंगे, दवाई छोड़ देंगे तो क्या होगा, वायरस का रेप्लिकेशन बढ़ जाएगा। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ एक मेडिसिन नहीं है, इट्स अ होल काइंड ऑफ होलिस्टिक अप्रोच जिसमें हमें हर चीज़ को चेक करके आपकी राइट मेडिकेशंस को डिस्क्राइब करना है। और ART मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो हम ध्यान में रख सकते हैं? सो ART मेडिसिन के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स तो नोन है। देखो देर आर टू थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स। वन इज़ नोन साइड इफ़ेक्ट्स कि मुझे पता है इस दवाई से ये साइड इफ़ेक्ट होता है, सो वो तो सबको पता है। जैसे आप पैरासीटामोल खाते हैं, लगता है कि हाँ पेट में कभी कभी जलन हो सकती है, तभी बोलते हैं ना खाने के बाद दर्द की दवाई खाओ। ऐसे करके जो TDF करके एक कॉमन ART में 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। सो जो टीनोफोविर वाली दवाई है वो यूजुअली बोन को अफेक्ट करती है और किडनी को अफेक्ट करती है, तो उसके लिए हम खासा ध्यान रखते हैं, टेस्ट करवाते हैं। अगर हमें जो टेस्ट कराने की ज़रूरत है वो हम देखते हैं ताकि वो साइड इफ़ेक्ट को हम कर पाएँ कम। अगर किसी को TDF की मेडिसिन है और अगर वो किडनी को अफेक्ट कर रही है तो उसको हम चेंज करते हैं, उस मॉलिक्यूल को TDF की जगह टैफ बेस्ड मेडिसिन पर डालते हैं। नाउ एट द सेम टाइम अगर कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे डोलिटागाविर एक दवाई है, जो डोलिटागाविर इज़ मोस्ट कॉमन मेडिसिन, जो आपको हमेशा अक्सर सारे 90% लोगों को डोलिटागाविर बेस्ड मेडिसिन चल रही है अभी देश में। इंसोम्निया इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। वेट गेन इज़ अ साइड इफ़ेक्ट। सो ये क्या है, ये नोन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ लोगों को रैश हो सकते हैं, लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, सो दीज आर नोन साइड इफ़ेक्ट्स। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि अपने कुछ भी साइड इफ़ेक्ट है अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, और अगर कोई अननोन साइड इफ़ेक्ट है जो डॉक्टर को पता चला तो उसके लिए वो इन्वेस्टिगेट करता है, जानने के लिए कि कहीं कोई ऑर्गन तो इफेक्ट नहीं हो रहा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सर ये जो HIV की मेडिसिन हैं ये कितने लंबे टाइम तक चलती हैं? HIV का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, पीरियड। 100 मतलब इसके लिए कम से कम नहीं तो 100-150 तो रोज़ की क्वेरी हमारे या तो इंस्टाग्राम पे या हमारे चैनल पे आती हैं कि अगर मैंने दवाई की, क्या कोई तरीका है जो मेरा टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा। होता क्या है कि अगर आपका टेस्ट एक बार पॉजिटिव आ गया तो हमने आपकी दवाई शुरू कर दी, आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना है। अब टेस्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, आपको दवाइयाँ खानी है। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़ कि लोगों को लगता है कि अगर मेरा HIV टेस्ट नेगेटिव हो गया तो मैं शायद दुनिया की नज़र में थोड़ा बेटर हो जाऊंगा। और साथ में कुछ जॉब रिस्ट्रिक्शंस भी देखी हैं हमने। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर आप नहीं ट्रैवल कर सकते इफ़ योर HIV टेस्ट इज़ देयर पॉजिटिव। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि HIV पॉजिटिव को नेगेटिव करा लें, और इस वजह से कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं हम ऐसा कर देंगे जादू। बट प्लीज़ रिमेंबर, ऐसा ना कीजिए, रेगुलर दवाई खाइए, क्योंकि अगर ऐसा करने की वजह से दवाई छोड़ दी आपने तो उसकी वजह से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो मैं बोलता हूँ कि एड्स जो डेवलप होता है, जब OIs हो जाएंगे, वो दैट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ एंड दैट्स नॉट गुड फॉर द होल कंट्री। तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। टेंटेटिव इसका मंथली एक्सपेंडिचर खर्चा क्या आ जाता है? सबसे अच्छी बात यह है कि नेशनल प्रोग्राम में दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, ठीक है। और मैं ये प्राइवेट फिजिशियन होने के नाते ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर ART सेंटर से दवाई लेनी है आप ले सकते हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि HIV की जो दवाइयाँ हैं वो जो सरकारी सेंटर में मिल रही हैं ख़राब नहीं है। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि प्राइवेट मेडिसिन है तो वो बड़ा अच्छा कुछ करती होगी। द डिफरेंस इज़ कि कुछ लिमिटेड उनके पास कॉम्बिनेशंस होते हैं ART सेंटर में। सो HIV मेडिसिन आर गुड। जैसे मैंने अभी बताया, अगर रीनल या किडनी इशू है तो TDF की जगह टैफ बेस्ड मेडिसिन चाहिए, वो आपको वहाँ नहीं मिलेगी। कुछ लेटेस्ट एडवांसेस होते हैं या वैक्सीनेशंस हैं तो, या प्रेप है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल एट प्राइवेट सेंटर। बट आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। Lot of people, those who are taking medicines from ART center, they still come to private physicians जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी काउंसलिंग अच्छी हो जाएगी या जहाँ उनको लगता है कि उनको सुना जाएगा। And this is a message to the ART centers also, because give them टाइम दो, बैठो उनके साथ, समझो। अगर दोगे तो ये समस्या बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड प्राइवेट फिजिशियंस। तो दिस इज़ अ सोशल थिंग कि, और अगर आप प्राइवेट में जाते हैं
इसमें भी दो मुद्दे हैं। जो दवाइयाँ हैं वो बहुत महंगी नहीं है। सो लगभग समझ लीजिए कि 3 से 4 हज़ार पर मंथ का दवाइयों का कॉस्ट आता है। आई हैव सीन पीपल जो दवाइयाँ 20-20, 50-50 हज़ार के नाम से बेच रहे हैं। This is something which we should stop, and this is not a good thing as a doctor if somebody is practicing, because these are not very expensive medicines. आप अगर उसको सही टाइम से देते हैं और सही सोर्स से लेते हैं, कर सकते हैं। अगेन HIV फोबिया, एक बार HIV फोबिया हो गया, डर आ गया, डॉक्टर के पास आ गया, उसने जो दवाई बोलनी है, जो कॉस्ट बोलनी है, उस पर वो दे देगा। एंड दैट्स समथिंग विच वी शुड स्टॉप। सो एज अ डॉक्टर ऑल्सो वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, अगर आपके पास HIV पॉजिटिव पेशेंट्स कोई आते हैं तो आप उनको क्या कंप्लीट प्रोसीजर सजेस्ट करते हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, इट इज़ 100% कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, ये रूल है। एक HIV एक्ट है 2017 का, सरकारी गैजेट है, जिसके हिसाब से आप कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये हमारा बहुत ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि कभी भी ये इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। दैट्स नंबर 1, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट लोगों के लिए यही होता है कि मेरा इलाज कॉन्फिडेंशियल है या नहीं। ठीक है, नंबर 1। सेकेंड, वी गिव अ प्रॉपर काउंसलिंग, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लोगों को टाइम नहीं दिया जाता। रेगुलर स्क्रीनिंग, अगर आप OI स्क्रीन नहीं करेंगे तो यू विल मिस। कॉन्कॉमिटेंट बीमारियों के बारे में हम डायग्नोस करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कुछ हम मिस कर रहे हैं। सो अ कंप्लीट हिस्ट्री इज़ 360 डिग्री हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये सब करने के बाद टाइमली दवाई देना, टाइमली उसको शुरुआत करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ एक और चीज़ मैं अक्सर करता हूँ, वो ये करता हूँ कि सबको ये बताता हूँ कि डरना नहीं है। बिकॉज़ आपको, अगर आप टाइम से दवाई करो, कुछ नहीं होगा। और ये मैसेज मैं अपफ्रंट सबको देता हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उनकी फैमिली को भी हम काउंसिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा उसका मेंटल हेल्थ का है, क्योंकि अगर उसको छोड़ दिया तो वो नहीं रह पाएगा। और तीसरा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि, और ख़ासकर क्योंकि यंग एज में सबसे ज़्यादा होता है, उनका एक मुद्दा रहता है कि क्या मैं शादी कर सकता हूँ, अब मैं आगे क्या करूं, बिकॉज उनको लगता है दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ। और ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा क्रिएट करता है सोसाइटी में कि आगे क्या करें। सो नाउ द पॉइंट हियर इज़ कि अगर मान लीजिए एक कपल है, या उसकी, समझ लीजिए कि एक कपल है जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, अब उनको बेबी प्लान करना है, तो उसमें क्या करेंगे वो? सो अगर इसको हम बोलते हैं सीरो डिस्कॉर्डेंसी। तो अगर ये सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल है जिसमें एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, उस केस में अगर हम पॉजिटिव है वो ट्रीटमेंट ले रहा है, जिसको नहीं है उसको हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, किस टाइम पर देना है, प्लस हम बेबी प्लान कर सकते हैं। बिकॉज देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज U इज़ इक्वल टू U, विच इज़ अगर कोई अनडिटेक्टेबल है तो वो अनट्रांसमिटेबल है। मतलब कि अगर किसी का वायरल लोड नहीं मिल रहा शरीर में, अनडिटेक्टेबल है दवाइयों की वजह से, तो वो ट्रांसमिट नहीं करता सेक्शुअल रूट से। एंड दिस इज़ अ मैसेज विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसमें आप बेबी प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर HIV ट्रांसमिट नहीं हो रहा तो बच्चे को भी नहीं जाएगा आगे। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली कंटिन्यू योर काइंड ऑफ लाइफ साइकिल। क्योंकि लोगों को लगता है कि एक बार ये हो गया तो अब तो ख़त्म हो गया सब। एंड दिस इज़ अ मैसेज, एंड वी हैव, एंड इट्स नॉट अ थियोरेटिकल थिंग, वी हैव डन इट एंड बेबीज़ आर नेगेटिव। और दूसरा, ये तो सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल था। दूसरा, अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो क्या करोगे? तभी भी आप बेबी प्लान कर सकते हो, बिकॉज अगर आप इफ़ यू टेक ऑल द स्टेप्स, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका बेबी नेगेटिव आएगा। ओके, सो अगर कपल में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फिर भी आप सेफली बेबी प्लान कर सकते हैं। दोनों अगर पॉजिटिव हैं, Yes. फिर भी आप सेफली बेबी प्लान Yes. कर सकते हैं। तो सर, जो HIV की मेडिसिन होती हैं, उनका काम एक्चुअली होता क्या है? वो सारी इन्फेक्शंस को सप्रेस कर देती हैं? सो सरल भाषा में ये समझिए कि वो वायरस अब आपके शरीर में एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी को हम अनडिटेक्टेबल बोलते हैं। मतलब ब्लड टेस्ट में अब वो दिख नहीं रहा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो अनडिटेक्टेबल हो गया तो वो दवाई छोड़ देते हैं कि अब तो अनडिटेक्टेबल है, अब क्यों मुझे दवाई खानी है। बट ऐसा नहीं है, वो वायरस अभी भी कुछ ना कुछ रिजर्वॉयर सेल्स होती हैं जहाँ पर बैठ के वो सो जाता है। आप समझिए कि वो इतना हमने कंट्रोल किया उसको कि वो चुपचाप से जाके कहीं बैठ गया, अब वो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन दवाई अगर छोड़ दी तो वो वापस से आएगा। और यही प्रॉब्लम है, लोगों को समझना है। दवाई लगातार खाते रहिए। अगर आप दवाई लगातार खाते रहेंगे, वायरस उस स्टेज में चला जाएगा कि आपको कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर, HIV ट्रीटमेंट की फ्यूचर को लेके कोई ऐसे कुछ अच्छी ट्रीटमेंट्स जो आई हैं या कोई सॉल्यूशंस आए हैं? देखो, फ्यूचर ऑफ HIV ट्रीटमेंट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग नाउ, बिकॉज इंजेक्टेबल्स आर कमिंग। तो इंजेक्टेबल में क्या है, ओरल मेडिकेशन में प्रॉब्लम क्या होती है, आप रोज़ एक दवाई खा रहे हैं। जब आप रोज़ एक दवाई खा रहे होते हैं तो आपको भूल भी सकते हो,
आपको ये भी डर लगता है कि अब तो मैं किसी के सामने रोज़ कैसे दवाई खाऊं, है ना, तो लोगों को ये भी एक स्टिग्मा है। तो इसमें क्या है कि अगर इंजेक्टेबल आ जाएंगे तो एटलीस्ट आपका वो रोज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एंड दीज आर इक्वली एफिकेशियस। तो अभी इंजेक्टेबल में एक ऑप्शन शुरू होने वाला है जिसमें क्या होता है कि आप 2 महीने या 1 महीने में एक इंजेक्शन लगवा सकते हैं ओरल मेडिसिन के अलावा। सो देयर इज़ अ मेडिसिन कॉल्ड एज कैपेटागेविर एंड रिल्पिवरिन, जो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर इंडिया में आ जाएगी। अभी वो यूएस या कुछ कंट्रीज़ में आ चुकी है। देन द नेक्स्ट विच इज़ गोइंग टू चेंज everything is going to be lenacapavir. Lenacapavir is a pre-exposure prophylaxis medicine. उसमें क्या है कि अगर आप साल में 2 इंजेक्शन लगाते हैं सो आपके HIV होने की संभावना इज़ ऑलमोस्ट गॉन. So this is going to change everything. So the injectable medicines in both treatment and the pre-exposure prophylaxis. So this is going to help us a lot. डॉक्टर, आपके हिसाब से HIV क्योरेबल है या नहीं है? देखिए, HIV अगर क्योरेबल होता तो फिर हम लाइफ लॉन्ग मेडिसिन नहीं देते। तो समझने के लिए पहला, HIV अगर पॉजिटिव एक बार आ गया तो वो नेगेटिव नहीं होता, नंबर 1। सेकंड, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी। इट इज़ नॉट क्योरेबल, इट कैन बी 100% क्योर्ड। कुछ रिसर्च बेसिस में 6 या 7 केस हैं अभी तक दुनिया में जिनको क्योर हुआ है, वो क्योंकि स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन और देयर वर डिफरेंट रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स, बट दैट इज़ नॉट वाइडली अवेलेबल और ना ही वो किसी रिकमेंडेशन या गाइडलाइंस में आया है। सो वी शुड नॉट कन्फ्यूज़ दैट HIV कैन बी क्योर्ड, इट कैन बी 100% कंट्रोल्ड और कुछ भी नहीं होगा अगर आप सही सब चीज़ें फॉलो करें। सर, ऑडियंस के लिए HIV के डर के अगेंस्ट और मिथ्स के अगेंस्ट आपका कोई मैसेज? तो सबसे ज़्यादा बात करता हूँ HIV फोबिया के बारे में, वहीं से शुरुआत की थी हमने। डरे नहीं, अगर आप सही टाइम पे दवाई खाएंगे कुछ भी नहीं होगा आपको। कम्युनिटी के लिए और फैमिली के लिए डरे नहीं आप भी, वो आराम से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। तो प्लीज़ उसके साथ बैठें, खाए पिएँ उसके साथ, बिकॉज अगर आप उसको छोड़ देंगे तो कोई भी नहीं देख सकता। एंड एज अ डॉक्टर हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अगर उसकी मेंटल हेल्थ ही ख़राब होगी या कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। सो कीप डूइंग दैट। इसीलिए 2 चीज़ों के ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ जो नई चीज़ें हैं और विच आई हैव स्टार्टेड एटलीस्ट एट माई प्लेस: मेंटल हेल्थ इन HIV एंड न्यूट्रिशन इन HIV। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी नोज। सब लोग बात करते हैं, करना क्या है पता नहीं, ठीक है। तो बोल तो देंगे, पेशेंट से बोल देंगे आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। वो कैसे रखे, वो तो खुद ही बीमार है, घर पे उसके कोई जा नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। तो देयर आर डिफरेंट इश्यूज़ जिसको हमें टैकल करना है। सेकेंड, न्यूट्रिशन। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि HIV स्पेसिफिक न्यूट्रिशन गाइडलाइंस आपको बहुत जगह नहीं मिलेंगी। सो किसी को नहीं पता कि अगर मुझे ऐसा है तो मुझे स्पेशली क्या खाना है या क्या नहीं खाना। सो वो न्यूट्रिशन के लिए भी हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअली जब पेशेंट आता है उसको ध्यान रखते हुए क्या उसको एडवाइस देनी है वो दी जाती है। सो दीज आर 2 हिडन एरियाज जिसके ऊपर अभी और भी काम होना बाकी है। तो अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है और शादी कर सकता है, एंड द कपल कैन मेक बेबीज। यस, एनी रिस्ट्रिक्शन कि रिस्ट्रिक्शंस ये में नहीं आप कर सकते, फॉर एग्जांपल? देखो, रेस्ट्रिक्शंस में मतलब है अगर आप दवाई खा रहे हैं, वायरली सप्रेस्ड हैं, तब ये रूल लागू होता है। अगर आपको OIs हैं, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। अगर आपका वायरल सप्रेशन नहीं है किसी कारण से तो हम ये नहीं करते, बिकॉज देयर इज़ अ चांस फॉर ट्रांसमिशन देन। सो इट्स डन इन अ प्रॉपर साइंटिफिक मैनर, ताकि सामने वाले को भी तो एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। आई मीन दिस इज़ अ रूल, नो। आप उसको भी ध्यान देना है, आपको आने वाला जो बच्चा है उसके लिए आपको बहुत ध्यान देना है। अगर उसको HIV है तो उसकी पूरी ज़िंदगी है। दिस इज़ नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब जो मदर से बेबी को आता है। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू प्रिवेंट दैट। और इसके लिए एक और है चीज़ की, मान लीजिए कि प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको ऑलरेडी HIV है, फिर क्या बच्चे को आएगा? तो इसमें क्या किया जाता है कि अदर देन द रूटीन काइंड ऑफ टेस्टिंग, हम एक 32 to 36 वीक्स जो टिपिकली 8 महीने के अराउंड है, उसमें एक और वायरल लोड टेस्टिंग करते हैं। और अगर वो वायरल लोड टेस्टिंग हमारी सप्रेस्ड है या अनसप्रेस्ड है उसे पता चलता है। उस हिसाब से हम ये डिफाइन करते हैं अब ये लो रिस्क है या हाई रिस्क है। हाई रिस्क में जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, और लो रिस्क में भी दी जाती हैं, लेकिन हाई रिस्क में थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए दी जाती हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि वो ट्रांसमिशन उसको नहीं हो। और ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑल्सो वी टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन। और वो छोटे बच्चे के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं, दे आर एब्सोल्युटली सेफ? देखो, छोटा बच्चा जो 5 साल से नीचे का है वो सब एडवांस HIV में काउंट होता है। अगर आपको याद हो, मैंने शुरुआत में बोला था कि 200 से नीचे वाले और जिसको बहुत सारे OIs हो गए, बट कोई भी 5 साल से छोटा बच्चा, क्योंकि
बच्चों को दवाई खिलाना बहुत मुश्किल है रेगुलरली। आप कैसे उनको खिलाएंगे? उनको साइड इफ़ेक्ट हो गए, दे डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। 5 साल से छोटे बच्चे को समझा ही नहीं सकते आप कुछ, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स के लिए है। तो उनको सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी है, और उसके फॉर्मुलेशंस अच्छे होने चाहिए। जो कोई भी अगर एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, टिपिकली पीडियाट्रिशियंस हैं जो ट्रेंड हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसके डील करने के लिए, सो उनके पास जाना चाहिए और वो सही ट्रीटमेंट आपको देते हैं। इनफैक्ट ART सेंटर में जो प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है, देयर इज़ अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अडल्ट केसेस, देन देयर आर पीडियाट्रिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस, जहाँ पर पीडियाट्रिशियंस खास करके बच्चे वाले केसेस को ढंग से देखते हैं और ढंग से दवाइयाँ देते हैं। डॉक्टर, ऐसा पॉसिबल है कि किसी को HIV पॉजिटिव है और सालों तक उसके बॉडी में कोई सिम्टम्स या कोई बीमारी ना नज़र आए? यस, एक्यूट स्टेज बोलते हैं हम उसे। वो बोलते हैं 1 या 2 महीने के अंदर वायरल फीवर जैसे सिम्टम्स उसके आ सकते हैं, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई इंसान 5 से 10 साल तक बिना सिम्टम्स के भी चलता रहे। इसीलिए यही लोग हैं जिनको हम लेट प्रेजेंटर्स बोलते हैं, कि जब बहुत कम CD4 काउंट हो जाता है, जब सिम्टम्स आने लग जाते हैं, तब वो किसी और कारण से जाते हैं। फॉर एग्जांपल निमोनिया के लिए गए, ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा कि निमोनिया ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो वो साइड में साथ में टेस्ट कराते हैं और तब पता चलता है इनको HIV भी है। सो ये होते हैं लेट प्रेजेंटर्स, या जिसको हम एडवांस केसेस बोलते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो 5 से 10 साल तक भी लोग ऐसे चलते रह सकते हैं कि बिना सिम्टम्स के, बिना दवाइयों के, बट दैट वी शुड नॉट डू, नो। दैट्स वाई अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट। सर, अगर सिम्टम्स ही नहीं आएंगे तो इंसान को पता कैसे चलेगा कि अभी टेस्ट करा लेने चाहिए मुझे? यही तो मुद्दा है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ एक्ट हुआ है जिससे आपको HIV होने की संभावना है, ये तो सबको पता है। तो अगर आपको लगता है तो अपना टेस्ट कराइए, और अगर टेस्ट नहीं कराएंगे तो फिर बहुत लेट स्टेज में जब वो पता चलेगा, दैट इज़ नॉट गुड। अभी जो हम अपने क्लिनिक पर देख रहे हैं, और मेरे फेलो क्लिनिशियंस भी, और इंडिया में सबसे बड़ा नंबर सिफिलिस का बढ़ रहा है। सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्रेपोनोमा पैलिडियम नाम का बैक्टीरिया होता है। वो आपको अल्सर दे सकता है, पेनलेस अल्सर होता है, रैशेस दे सकता है, और इनफैक्ट आँखों और दिमाग को भी अफेक्ट करता है। तो सिफिलिस का ट्रीटमेंट बड़ा ईजी है, अच्छा है। सिफिलिस इज़ अ वेरी कॉमन STI विच वी आर सीइंग नाउअडेज। उसके साथ में गोनोरिया, chlamydia, then there is hepatitis, then there are n number of other STIs. Now STI के साथ क्या है कि वो बहुत ही टिपिकल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है उसको डायग्नोस करना और ट्रीट करना। ट्रीटमेंट ऑफ STI इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड इफ़ यू नो what STI the person is having. So regular, again the question comes back to this. अगर आपको लगता है कि एक्सपोजर है, अगर आपको लगता है आप एट रिस्क पर हो, आप रेगुलर STI स्क्रीनिंग कराइए। मैंने HIV स्क्रीनिंग नहीं बोला था। STI स्क्रीनिंग का मतलब है कॉमन STI को हम रूल आउट करते हैं। वो सारे टेस्ट बने हुए हैं, 3 से 6 महीने में आप कराइए, ताकि सिम्टम्स आने से पहले हम आपको डायग्नोस कर पाएँ। एंड देयर इज़ वन मोर हिडन मैसेज हियर। अभी तक हमने प्रेप के बारे में बात की। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। मतलब क्या हुआ, जिस दिन आपको एक्सपोजर हो गया, आपको लगता है आपको HIV हो सकता है, या आपको लगता है कि सामने वाले को HIV है, उस डर में आपको 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर एक दवाई होती है जो खानी होती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। वो दवाई आपको HIV होने से बचाती है। सो फॉर एग्जांपल, अगेन द सेम एनालॉजी, डॉग बाइट, आपने वैक्सीन लगाई, सिमिलरली 72 घंटे के अंदर आपको ये दवाई शुरू करनी है, ताकि आपको HIV होने के चांसेस कम हो जाए। दैट इज़ नोन एज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। और ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस 72 आवर्स के अंदर लेनी चाहिए, नंबर 1। सेकेंड, ये HIV के लिए है, STIs के लिए नहीं है। फॉर STI देयर इज़ अ न्यू थिंग विच इज़ नोन एज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस फॉर STIs। वो उसको हम बोलते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। तो कुछ दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं विदिन 72 आवर्स, जो आपको STI को होने से रोक सकती हैं। सो प्री एंड पोस्ट बोथ प्रोफिलैक्सिस आर इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर, पैप और प्रेप में क्या फ़र्क है? ये आप बताइए कि हेलमेट लगाना ज़्यादा ज़रूरी है या एक्सीडेंट के बाद ट्रीटमेंट कराना? हेलमेट लगाना। ठीक है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड दैट प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस इज़ बेटर। बट अब यहाँ पे लोगों के बड़े बड़े सवाल हैं अलग अलग तरह के, कि अगर आप प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दे दी तो क्या हम सेक्सुअल बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। सो लोग इस तरह से इसको सोचते हैं, बट एज अ डॉक्टर हमारा काम क्या है, हम इन्फेक्शन को ना होने दें। सो मेरा रिकमेंडेशन है
प्रेप लीजिए। अगर एक्सपोजर हो गया किसी रीज़न से, फॉर एग्जांपल व्हाट एवर द रीज़न इज़, आपको लगता है कि HIV हो सकता है, उसके बाद आप प्रेप ले सकते हैं। बट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर, हमेशा से सुनते आ रहे हैं, इसीलिए प्रेप इज़ ऑलवेज बेटर। प्रेप इज़ प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस विच इज़ प्रिवेंशन, बट ये एक्सपोजर से पहले ले रहे हैं। और पेप क्या है? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस है, ये भी प्रिवेंशन है, ये भी आपको HIV होने से रोक रहा है। ये दो तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, एक एक्सपोजर से पहले है, एक एक्सपोजर के बाद है। बट प्रेप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप रेगुलर प्रेप पर हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको HIV नहीं होगा। और अगर आप एक्सीडेंटल कोई एक्सपोजर हो गया, उस केस में फिर आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दे सकते हैं। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग। हाँ, कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है। कोई नर्स है, हॉस्पिटल में है, प्रिक लग गया उसके हाथ में, उसको नहीं पता सामने वाले पेशेंट को HIV है या नहीं, उस केस में भी हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देते हैं। दैट्स ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, और वो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दी जाती है। इन केसेस में आप प्रेप नहीं देते। सो प्रेप और पेप का इंडिकेशन है, बट डेफिनेटली अगर आप एट रिस्क पॉपुलेशन हैं तो उसके लिए प्रेप बड़ा ज़रूरी है। तो डॉक्टर, पेप और प्रेप की वजह से HIV होने के 100% चांसेस खत्म हो जाते हैं? देखिए, ये मेडिसिन तो बड़ी एफिकेशियस है। अब मुझसे अक्सर ये लोग सवाल पूछते हैं कि मेरे चांसेस क्या हैं HIV होने के, अगर मान लीजिए उन्होंने प्रेप या पेप भी नहीं लिया। सो इसमें क्या होता है, बड़े डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सामने वाला जिसके साथ आपका एनकाउंटर हुआ है, क्या उसको HIV था? आपको नहीं पता। अगर उसको HIV था, क्या वो दवाई ले रहा था? नहीं पता। दवाई अगर ले रहा था, क्या उसका वायरल लोड सप्रेस था? सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स। अगर मान लीजिए सब कुछ था तो आपके HIV होने की संभावना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, चाहे भी आपने दवाई नहीं ली। बट बिकॉज वी डू नॉट नो दिस हिस्ट्री, बिकॉज आप अननोन लोगों से अगर कभी एक्सपोजर होता है तो ये तो आप नहीं पूछते हो, इसीलिए हम बोलते हैं आप 72 घंटे के अंदर पैप ले लीजिए, विच इज़ गुड, मोर देन 90% एफिकेशियस। बट एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है आपके ये होने के चांसेस बार बार हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उस केस में प्रेप लेनी चाहिए, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित, वी आर इनक्रेडिबली ग्रेटफुल कि आपने इतनी हमें क्लियर और सिंपल तरीके से इन्फॉर्मेशन दी। आई बिलीव इन टॉपिक्स पे ओपन कॉन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली विद एन एक्सपर्ट। Thank you. Thanks for having me. Now to our amazing audience, thank you so much for watching and for all your support. Take care and stay informed.